नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है सर्वेश्वर मैथ्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पर। अभी तक हमने पढ़ी थी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज नया टॉपिक हमारा रहेगा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक जिसको हम बोलते हैं मासा और लघुत्तम समापवर्तक जिसको हम बोलते हैं लासा। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जानने से पहले हम जानते हैं क्या होते हैं गुणनखंड तथा गुणज। गुणनखंड तथा गुणज किन्हें कहते हैं हम। गुणनखंड तथा गुणज किसे कहते हैं हम। तो वे संख्याएं, यदि कोई एक संख्या है a जो कि किसी दूसरी संख्या b को पूर्णतया विभाजित कर रही है, यानी कि एक संख्या कोई a है और वो b को पूर्णतया विभाजित कर रही है, तो a को b का हम गुणनखंड कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दें या काट दें, वे उसका गुणनखंड होती हैं। तो यदि कोई संख्या क्या है, a है, यदि कोई संख्या a किसी दूसरी संख्या b को पूर्णतया विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, तो a b का गुणनखंड कहलाता है। a b का गुणनखंड कहलाता है। और b को हम a का कहेंगे क्या, गुणज। b को a का क्या कहते हैं हम, गुणज। एवं b a का गुणज है, एवं b a का गुणज है। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं 4 एवं 2, ये दो संख्याएं हैं। 4 एवं 2 संख्याएं, तो 2 जो है 4 को पूर्णतः विभाजित करेगा। 2 4 को पूर्णतः विभाजित करता है। 2 4 को पूर्णतः विभाजित करता है। इस स्थिति में 4 क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा इसका गुणज और 2 हो जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक, अब जैसे अगर हमसे बोल दिया जाए कि 35 के गुणनखंड क्या होंगे, 35 के गुणनखंड क्या होंगे, तो सबसे पहले तो 1 होगा, क्योंकि 1 जो है वो सभी को विभाजित करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, किसके टेबल में 35 आता है, किसके पहाड़े में 5 के आता है ना, तो 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, उसके बाद फिर कौन संख्या हो जाएगी, 35, यानी कि वह स्वयं ही संख्या हो जाएगी। ये इसके क्या होते हैं, गुणनखंड। अगर 35 के सभी गुणनखंड की बात की जाए, 1 5 7 और 35 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, ये तो बात हो गई गुणनखंड तथा गुणज की। इसके बाद बात आती है किसकी, महत्तम समापवर्तक की। महत्तम समापवर्तक गुणनखंड क्या होते हैं, देखिए यदि कोई संख्या a b को पूर्णतः विभाजित करती है, तो a जो है b का गुणनखंड कहलाता है और b a का गुणज कहलाता है। जैसे कि 4 और 2 है, तो 4 हो जाएगा गुणनखंड और b हो जाएगा गुणज। इसी तरीके से 35 के अगर हमको कहा जाए सभी गुणनखंड क्या होंगे, तो 1 5 7 और 35 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे मासा किसे कहते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मासा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक वह संख्या है
जो किन्हीं भी दो संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी कि दो संख्याओं का कॉमन गुणनखंड हो वो, ठीक है, उभयनिष्ठ हो, तो वही क्या कहलाता है, उसका मासा कहलाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं को का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक को पूर्णतया विभाजित करता है। तो क्या होगा इसकी डिफिनेशन, अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं को, दो या दो से अधिक संख्याओं को, संख्याओं का मासा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है, जो कि प्रत्येक दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है। पूर्णतया विभाजित करती है, ठीक है। तो मासा क्या होती है, वह बड़ी, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी बड़ी संख्या होती है जो कि उन्हें पूर्णतया विभाजित कर दे, यानी कि उन्हें काट दे पूरी तरीके से। उनका एक तरीके से कॉमन फैक्टर जो होता है, कॉमन फैक्टर इसका क्या होता है, मासा होता है। जैसे देखा जाए अगर 35 और 42 का मासा आपसे पूछा है तो पहले तो हम इसका करेंगे गुणनखंड। 35 का गुणनखंड क्या होता है, आपने पढ़ा था, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 35 होगा। अब 42 की बात करें तो इसमें क्या होंगे, 1, फिर 2, उसके बाद फिर 3 भी होगा, क्योंकि विभाजक नियम में पढ़ा था आपने, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देख लिए कट जाएगा 3 से। फिर क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 14, फिर 21, फिर 42 स्वयं, ठीक। तो इस कंडीशन में वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि दोनों में कॉमन हो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी जो दोनों में कॉमन है, एक तो ये हो गई, यही है, 7 ये है जो कि दोनों में कॉमन है, और बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, कॉमन तो एक भी है, ठीक है, ये भी कॉमन है, लेकिन बात कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या की, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि प्रत्येक दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात करेगा तब हम देख रहे हैं कि 7 ही है, 1 और 7 में 7 बड़ा है, तो 7 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 35 और 42 को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है। देख सकते हैं ये 35 हो गया, ये 7 × 35 और इधर हो गया ये 42, 7 × 42, तो 35 और 42 का मासा 7 होगा, ठीक है। पैंतीस और 42 का मासा 7 होगा। ऐसे ही एक आध और हम देख लेते हैं क्या होगा, 120 और 125, इसके अगर हम बात करते हैं मासा की, इसका मासा क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों का कॉमन फैक्टर हो तो क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 120 को पहले लिखते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद फिर 8 10 12 15, और किससे कटेगा ये, 15 के बाद फिर हो जाएगा 20, फिर 21 कटेगा, नहीं कटेगा, 22 से नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा, 24 से भी नहीं कटेगा, 24 से कट जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, 20 के बाद फिर 24 हो गया,
24 के बाद फिर क्या होगा? 24 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 25 से नहीं कटेगा, 26 से नहीं कटेगा, 27, 28, 30 हो जाएगा इसके बाद, 24 के बाद, है ना। 30 चौके 120, फिर 30 के बाद हो जाएगा 40 तिहाई 120, फिर 60 दूना 120, उसके बाद फिर 120 एकम 120। ठीक है, अब आते हैं 125 की बात करते हैं। तो 125 किससे किससे कटेगा? एक से कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 5 के बाद फिर 25 से कटेगा। तब ऐसे ही देख लीजिए, इसमें 25 है नहीं, तो यही तो हुआ ना, 5 ही तो हुआ इसका मासा। 5 जो है दोनों में कॉमन है, और 5 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है, तो 5 इसका हो जाएगा मासा। एक तरीका इसका और होता है, ये तो हो गया गुणनखंड विधि से, ठीक है, कि हम गुणा करिए और जो है उनका जो है निकाले, उसके बाद हम मासा निकाल दिए इसका फैक्टर करके। एक तरीका होता है भाग विधि से मासा निकालने का। ठीक, किस विधि से? भाग विधि से मासा निकालना। तो भाग विधि से मासा कैसे निकलता है? भाग विधि से देखेंगे, जैसे अभी था 120 और 125 का मासा, तो छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम कर देते हैं क्या? भाग। 120 एकम 120 या 5। अब जो आया यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 120, तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 हुआ, 2 आया, और 5 को 20 हो गया। ठीक है, 5 से 120 पूर्णतः विभाजित हो गया। 5 से 125 को भी चेक कर लेते हैं, कटेगा कि नहीं। तो 5 दूनी 10 हुआ, और 50 25 हो गया। तो देख रहे हैं 5 से दोनों की दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जा रही थी, यही जो है इसका क्या कहलाएगी? मासा कहलाएगी। ठीक, फिर हम बात करेंगे अब किसकी? लासा की। लासा किसे कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक के लीस्ट कॉमन एलसीएम है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा। लासा किसे कहेंगे? तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी हुई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं द्वारा पूरी तरीके से विभक्त हो जाए, वह क्या कहलाती है? उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि उसका लासा कहलाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या, चलो ये क्लास फोन कर रहा है, 10 मिनट लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाएगी? उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, पूर्णतया विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का लासा कहलाएगी। अब जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, दिया हुआ है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं क्या दिया है? 2, 4, 6 और 8 का लासा क्या होगा? तो ऐसे करेंगे, ये पहले करेंगे हम 2 से, छोटी छोटी संख्या से हम विभाजित करना शुरू करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, अभी भी 2 से जाएगा, ये हुआ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, अभी भी जाएगा 1, 1, 3, 2, 1 हो गया। अब नहीं जाएगा 2 से, तब हम ले जाएंगे 3 से। ठीक है, तो 1, 1, 1 और 1। ठीक, अब इसका लासा क्या हो जाएगा? इसका लासा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 4, 6 और 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। ठीक है,
24 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि 2, 4, 6 और 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बस इतना ही शुरू में था कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। काफी दिनों में आज आपकी क्लास फिर से शुरू हुई है और ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। बीच में मेरे भी कुछ एग्जाम्स थे और फिर थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं ऐसी थी जिनकी वजह से जो है क्लासेस कंटिन्यू नहीं चल पा रही थी। तो अब फिर से इसी चैनल पर, इसी जगह पर हम आपसे मिलते रहेंगे प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवालों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पर सर्वेश्वर मैथ्स क्लासेस पे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।